स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। तो देखिए, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम था खनिज एवं शक्ति संसाधन। तो खनिजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, खनिजों के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मैंने विश्व मानचित्र पर आपको बताया कि किस किस प्रकार के खनिज किस किस हिस्सों पर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, आज की हमारी जो क्लास रहेगी, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं शक्ति संसाधनों के बारे में। अब शक्ति संसाधन कौन से हैं? शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन, पावर रिसोर्स की यहां पर बात हो रही है। ऐसे संसाधन जो कि हमें ऊर्जा देंगे, ऊष्मा देंगे। तो इस प्रकार के संसाधन जो है ये कैसे क्या कहलाएंगे? इनको हम शक्ति संसाधन कहेंगे, पावर रिसोर्स कहेंगे। तो देखिए, अगर पावर रिसोर्स की बात की जाए तो पावर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये विद्युत ऊर्जा जो है ये देखिए किससे बनी हुई है। इसका निर्माण हो सकता है कोयले से हुआ हो, यानी कि थर्मल एनर्जी के रूप में भी हो सकती है। उसके अलावा पानी से भी इसका निर्माण हो सकता है, यानी कि हाइड्रो पावर भी हो सकती है ये। उसके अलावा हम व्हीकल यूज करते हैं, उसके अंदर डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स को चलाने के लिए सीएनजी का नाम सुना होगा आपने। पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी का भी इस्तेमाल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब क्या है? ये ईंधन के ही प्रकार हैं और इन्हीं को ही कहते हैं पावर रिसोर्स। तो पावर रिसोर्स की अगर बात करें तो देखिए, इनको दो प्रकार के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है इसको हम कहेंगे परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत यानी कि ऐसे सोर्स, पावर के ऐसे सोर्स जो कि परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं और क्या है, ये लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे? परंपरागत बोलेंगे। जो गैर परंपरागत है यानी कि वो अभी खोजे गए हैं और उनका इस्तेमाल जो है अभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, और उनका क्या है कि जो भंडार है वो असीमित है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या है? असीमित भंडार है। सौर ऊर्जा जो है ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये गैर परंपरागत थे। तो आज हम पढ़ेंगे परंपरागत सोर्स के बारे में। तो देखिए, आपने जाना कि जो पावर रिसोर्स हैं ये क्या क्या है और इनका इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो जो पावर का इस्तेमाल है वो देखिए जिस प्रकार से घरों के अंदर होगा। उसके अलावा जो उद्योग धंधे हैं हमारे, इसके अंदर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है ईंधनों का। जैसे कि देखिए भाई, किसी धातु की कोई फैक्ट्री है, उद्योग है धातु से संबंधित, तो धातु को गलाने के लिए या वहां पर काम करने के लिए कोयले वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो यहां पर जिस प्रकार से उद्योग धंधों में ईंधन का इस्तेमाल होगा, कोयले के रूप में होगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। कृषि के अंदर आप देखेंगे कि तमाम तरह के देखिए जो कृषि के साधन है, जिस प्रकार से कि ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, फसल की कटाई मशीनों के द्वारा, ये सब चीजें क्या है? डीजल पेट्रोल से संचालित है। तो ये उद्योग भी, कृषि उद्योग भी से टिका हुआ है। उसके अलावा देखिए जो हमारा परिवहन है, परिवहन के जितने भी साधन हैं सब बेकार है अगर हमारे पास ईंधन नहीं है। ईंधन के रूप में देखिए, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, तो क्या हम किसी प्रकार का कोई परिवहन यूज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्कूटी, बाइक, कार, बस, ट्रक, जितने भी यातायात के साधन हैं सब बंद हो जाएंगे अगर हमारे पास पावर रिसोर्स नहीं होंगे। उसके अलावा देखिए जितने भी संचार के सब साधन हैं ये किससे चलते हैं? इनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, पावर की, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कहां से आती है, पानी से या फिर कोयले से। तो ये चीजें, सब चीजें ईंधन से प्रभावित होने वाली है। इनका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। पावर का इस्तेमाल इन प्रोडक्ट, इन क्षेत्रों के अंदर होता है। बाकी आप अन्य भी लिख सकते हैं, बहुत से क्षेत्र है जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं ये पावर रिसोर्स। तो पहला जो है ये है परंपरागत। परंपरागत यानी कि सुना होगा कि हमारे परिवार की क्या है, ये परंपरा है। परंपरा है यानी कि लंबे समय से ये चीज चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज चलती आ रही है, तो उसको क्या कहा? परंपरा कहा। तो यहां पर वही चीज है परंपरागत। परंपरागत यानी कि लंबे समय से चलती आ रही है और आज भी काम कर रही है।
तो अगर इस प्रकार के कोई पावर के सोर्स होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? परंपरागत स्रोत कहा जाएगा। परंपरागत स्रोत की अगर बात करें तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, इसी के ही टाइप हैं, दो हैं, जैसे कि एक को हम ईंधन कहेंगे, उसके अलावा दूसरा जो है उसको जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। सुना होगा आपने कि भाई ईंधन, कच्चे तेल को भी ईंधन कहा जाता है, तेल को भी ईंधन का नाम दिया जाता है, इस प्रकार से। तो यहां पर पहले हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। तो परंपरागत स्रोत के अंदर देखिए पहला कौन सा है जो मैंने बताया, ये है आपका ईंधन। तो ईंधन का देखिए, ईंधन का क्या मतलब है? ईंधन ऐसी चीज है जिसको जलाने पर क्या होगा भाई, ऊष्मा भी मिलेगी और ऊर्जा की भी उत्पत्ति होगी। ये क्या है? ईंधन है। तो ईंधन की यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए ऐसी चीजें जो अभी मैंने बताया कि जलाने से ऊष्मा और ऊर्जा देगी, तो यहां पर सीधे तौर पर बात हो रही है लकड़ी वगैरह से, लकड़ी, उपले जो गोबर से बनते हैं, इस प्रकार की चीजों की बात हो रही है यहां पर। इसको ईंधन नाम दिया गया है। सूखी झाड़ियां हैं, वृक्षों की टहनियां, पत्ते, ये सब क्या है? ईंधन की तरह ही काम करते हैं, खासकर लकड़ियां। अब ईंधन जो है उसका देखिए क्या इस्तेमाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है उसके ऊपर। तो ये सब क्या है, वो क्या कहेंगे उसको कि भाई ईंधन कहा जाएगा उन लकड़ियों को। तो यहां पर काम क्या हुआ उसका, ईंधन का, एक तो पकाने के लिए और दूसरा ऊष्मा के लिए। ऊष्मा यानी कि गर्मी भी मिलेगी, उससे हीट भी मिलेगी, ऊष्मा भी मिलेगी। सर्दियों के मौसम में देखा होगा लोग आग जलाकर चारों तरफ बैठे रहते हैं, तो क्या मिल रहा है वहां से? ऊष्मा मिल रही है। तो ये काम ईंधन ने किया, खाना भी पकाया और ऊष्मा भी दी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो अगर बात करें, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी ऊर्जा की खपत है, ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी ऊर्जा की खपत है उसका देखिए लगभग 50% से भी ज्यादा इस ईंधन के द्वारा पूरा किया जाता है। कितना बताया मैंने? 50% से भी ज्यादा। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी जरूरत होती है ऊर्जा की, वो यहां से इसी ईंधन की बदौलत पूरा किया जाता है। ये चीज हुई। उसके बाद देखिए अब हम इसके कुछ फायदे देखेंगे, ईंधन के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो अगर फायदे की बात की जाए तो ये ईंधन जो है, यहां पर जो बात हो रही है ईंधन की, तो ईंधन जो है एक तो देखिए क्या है, सुप्राप्य है, यानी कि इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चारों तरफ आप देखेंगे पेड़ है, कहीं से भी आप सूखी टहनी ला सकते हैं, सूखी झाड़ियां हैं या इस प्रकार की कोई भी चीज जिसको आप जला सकते हैं, ये सब क्या है? सुप्राप्य है, आसानी से ये प्राप्त होने वाले हैं। सुप्राप्य यानी कि आसानी से प्राप्त होने वाले। तो ये तो फायदे की बात हुई। उसके अलावा देखिए फायदा ये भी है, खाना पकाना, ऊष्मा देना। अब बात करेंगे कि इसका नुकसान क्या है। अब देखिए लकड़ियां तो हर जगह मिलेगी, ईंधन सब जगह मिलेगा, लेकिन उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। संग्रहण मुश्किल होगा इसका, ठीक है, इकट्ठा करना मुश्किल है। यानी कि हम कह सकते हैं जो इसका संग्रहण है वो क्या है? कठिन है। बहुत मुश्किल से लकड़ियां या सब ये ईंधन, गांव में सूखी झाड़ियां इकट्ठा करना, ये क्या है? मुश्किल काम है। गांव में लोग सुबह निकल जाते हैं, बहुत लेट तक आते हैं ये ईंधन इकट्ठा कर कर, तो कह सकते हैं संग्रहण मुश्किल। उसके बाद देखिए ये चीजें तो चल जाएगी कि भाई कोई नहीं, समय लग रहा है, आदमी पूरे दिन बैठा रहा, चीजें इकट्ठी कर ली उसने, ईंधन इकट्ठा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या नुकसान है जिसकी की भरपाई नहीं है? ये करता है प्रदूषण। लकड़ियां जलाने से होगा प्रदूषण, तो ये सबसे भारी नुकसान है। क्या होगा? प्रदूषण। प्रदूषण तो होगा ही होगा। उसके अलावा देखिए जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी इससे प्रभावित होगा। कोई महिला अगर चूल्हे पर खाना बनाएगी तो उसका जो धुआं है वो उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए देखिए हमारी उज्ज्वला योजना जो कि क्या करती है, ये चूल्हे की जगह ये रिप्लेस करेंगे किससे? गैस सिलेंडर वितरित किए जाते हैं उज्ज्वला योजना में। तो प्रदूषण होगा इससे। प्रदूषण जब ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी पर जो बढ़ती हुई गर्मी है इसके अंदर और भी ज्यादा वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये ईंधन हमने देखा। इसके बाद मैंने आपको दूसरा प्रकार बताया था जीवाश्मी ईंधन। अब ये जीवाश्मी ईंधन क्या है? तो देखिए
जब हमने चट्टानों के विषय में पढ़ा था या पहले भी जिक्र हुआ है कोयले का, या कल की क्लास ही ले लीजिए, कोयले के यानी कि खनिज के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो कोयला है वो अवसादी चट्टानों में मिलता है और इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए अब यहां पर देखिए कि अगर हम बात करें तो ये देखिए कोई चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, प्राथमिक चट्टान है, सबसे पहले यही चट्टान बनी थी और चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होता रहता है। ये क्यों होता है, ये चट्टानों के चैप्टर में आप लोग देख सकते हैं, यानी कि चट्टानों के अंदर होने वाली टूट फूट। अब चट्टानों के अंदर टूट फूट होगी तो जो छोटे महीम कण हैं इनका क्या होगा, अपर्दन होगा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा या फिर और किसी कारक के द्वारा ये इस स्थान से उड़ाकर कहीं और ले जाए जाएंगे, कहीं और जाएंगे, फिर से ये जमा होंगे इस प्रकार से। जैसे ये धरातल है, यहां पर ये कण इस प्रकार से जमा होने लगे, एक परत का निर्माण हुआ, परत का निर्माण हुआ। अब यहां पर भी पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे। पेड़ पौधे जीव जंतु कोई परमानेंट तो है नहीं, वक्त के साथ क्या है, ये जीवन काल पूरा होता रहता है, ये मरते रहते हैं। अब मरते रहेंगे पेड़ पौधे तो इसी के अंदर इस प्रकार से गिरते रहेंगे, ये कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पशु भी है, तो ये सब चीजें क्या है, वक्त के साथ इसके नीचे दबने लगेगी, परत दर परत इस प्रकार से बनती चली जाएगी और ये सब चीजें इसके अंदर दब जाएगी। तो यहां पर एक नई चट्टान की फॉर्मेशन हुई, ये तो आग्नेय चट्टान थी, यहां पर एक नई चट्टान बनी जिसको कि क्या नाम देंगे, अवसादी चट्टान। तो इस प्रकार से ये अवसादी चट्टान बन गई और इसके अंदर जो पेड़ पौधे या जीव जंतु दबे थे तो ये क्या करेंगे, कोयले का, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का निर्माण करेंगे। ये दबे हुए जो कि लाखों हजारों साल से दबे हुए हैं पृथ्वी के धरातल के नीचे उच्च तापमान, उच्च दाब की अवस्था में, ये चीजें कोयले में परिवर्तित हो जाएगी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो कॉमन सा एक क्वेश्चन आता है कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त की जाती है, तो अवसादी चट्टानों से। तो ये चीज आप समझ गए हैं। तो यहीं पर हमें देखिए यही पढ़ना है। अब दूसरा है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस का निर्माण हुआ। अब ये चीजें क्या हैं, ये भी तो ईंधन है। कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, पेट्रोल का भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे कि कैरोसिन, भाई कैरोसिन है, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब क्या है, जलाने के लिए भी काम में आते हैं। तो इनको हम ईंधन कह रहे हैं। तो ये किस प्रकार के ईंधन है, देखिए इनका निर्माण जो है किसी न किसी जीवाश्म से हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, जीवाश्मी ईंधन कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे, देखिए जीवाश्मी ईंधन को कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग है, पेट्रोल तो बाद में इसी पेट्रोलियम से बनेगा, पेट्रोलियम अलग है, विस्तृत रूप है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को बोलते हैं, तो वो यहां से बना। उसके बाद एक तीसरा महत्वपूर्ण नेचुरल गैस भी इसी प्रकार से बनेगी। कैसे फॉर्मेशन हुई, तीनों के अंदर अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे इनका जो भंडार है। अब ये भी फुल है वैसे तो ईंधन भी, और इनकी बात करें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका क्या है जो भंडार है, क्या वो सीमित है या असीमित है, क्या ये बहुत मात्रा में है या कम है। इनका सीमित भंडार है, ज्यादा मात्रा में ये नहीं है, सीमित भंडार। अगर ज्यादा इनका दोहन करते रहेंगे, ज्यादा कोयला निकालते रहेंगे, पेट्रोलियम निकालते रहेंगे, तो वो टाइम दूर नहीं जब ये चीजें समाप्त होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। तो सोच समझ कर ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। सीमित भंडार है तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए अभी हम देखेंगे कोयला के बारे में। तो कोयला आप लोग समझ गए हैं, कोयला क्या है, जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है, कोयला क्या है, जीवाश्मी ईंधन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कोयला आप समझ गए हैं किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार की चट्टान में निकलेगा, अवसादी चट्टान में। तो यहां पर देखिए अब कोयले का इस्तेमाल क्या है, भाई घरेलू इस्तेमाल भी उसका किया जा सकता है, घर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़े टाइम पहले ही जब गांवों में शादियां हुआ करती थी तो कोयला ही मंगवाया जाता था, उसी के ऊपर सारे पकवान तैयार किए जाते थे। आजकल उसी की जगह ले ली है गैस ने, तो अब भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता होगा, घर में भी इसी प्रकार से इस्तेमाल होता होगा। तो घरेलू इस्तेमाल है इसका। उसके अलावा ये जो उद्योग धंधे हैं, यहाँ पर इस्पात उद्योग जो है, किसी मेटल को पिघलाने के लिए
उच्च तापमान क्रिएट करने के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है। तो आप लिख सकते हैं जो उद्योग धंधे वगैरह है यहाँ पर। और देखिए जो वाष्प इंजन है, भाप के इंजन थे ट्रेन के, देखा होगा आपने मूवीज में, इनके अंदर भी क्या डाला जाता है, कोयले डाले जाते हैं, उससे भाप बनेगी पानी से और क्या होगा, ट्रेन चलने लगेगी। तो यहां पर इस प्रकार से इसका इस्तेमाल हुआ कोयले का, और मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से बना, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो कोयले का महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, इससे देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, विद्युत बनाई जाती है इससे। अब भारत के अंदर जितनी भी बिजली, यहां पर लाइट की बात हो रही है जिससे कि हमारा बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, तो यहां पर भारत में जितनी भी बिजली बनती है तो सर्वाधिक बिजली जो बनती है वो किससे बनेगी, कोयले से बनती है। 71% कोयले से बनाया जाता है और इसको क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ये चीज नोट करेंगे, इससे क्या होता है, तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर इसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी बनती है इससे। और कितनी बताई मैंने, याद रखेंगे 71%। ठीक है, पूछी जाती हैं ये सारी चीजें, ये चीजें पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो किससे होता है, कोयले से होता है, 71। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब कोयला जो है इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसको बरीड सनशाइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दबी हुई धूप है एक किस्म से, ये क्या कहेंगे इसको, अंतरित धूप भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जलने पर ये क्या करता है भाई, रोशनी भी देता है, ऊर्जा भी देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बरीड सनशाइन कहा जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है, बरीड यानी कि दबी हुई रोशनी, देखिए बरीड सनशाइन, ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में कि बरीड सनशाइन कौन सी है। बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अंदर से आपको कोयले के ऊपर टिक करना है। अब देखिए अब हम इसका वितरण पढ़ेंगे कि ये कहां कहां पर कोयला मिलेगा हमको। तो बात करें, अगर पहले हम विश्व की बात करेंगे कि विश्व में कहां कहां पाया जाएगा, तो देखिए चीन के बाद फ्रांस के बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद देखिए रूस, अब भाई जर्मनी और यूएसए, और भी जगहों पर पाया जाएगा, पर ये प्रमुख जगह है जहां पर कि ये मिलेगा। अब यहां मिलेगा विश्व के अंदर, भारत के अंदर कहां कहां मिलेगा, ये चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो देखिए जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, जो पश्चिमी बंगाल है, यहां पर एक जगह है रानीगंज नाम की जगह है, यहां से मिलेगा। उसके बाद मिलेगा झारखंड में प्रमुखता से, झारखंड में कहां मिलेगा, देखिए बोकारो है, धनबाद, यहां पर मिलेगा। तो भारत के अंदर हम नोट करेंगे, मैंने क्या बताया, एक तो है रानीगंज के अंदर मिलेगा जो कहां है, पश्चिमी बंगाल, और उसके अलावा है देखिए झरिया, और उसके अलावा बोकारो और धनबाद, ये कहां है, ये है आपके झारखंड में, यहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये हमने कोयले के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। अब अगर हम देखना चाहें कि जिस प्रकार से हमने ईंधन के फायदे वगैरह देखे थे कि क्या फायदे थे क्या नुकसान थे, इसी प्रकार से कोयले के क्या क्या लाभ है और क्या क्या नुकसान है। तो देखिए अगर लाभ की बात की जाए तो लाभ की बात करें तो क्या है, ये विस्तृत रूप से मिलेंगे, विस्तृत रूप से ये प्रेजेंट है, ज्यादातर हिस्सों पर मिलते हैं और ठीक ठाक अमाउंट में मिलते हैं, तो विस्तृत रूप में ये मिलेंगे। दूसरा क्या है, इनसे जो बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। विद्युत निर्माण जो क्या है वो आसान है, यानी कि सस्ता भी पड़ता है और आसानी से भी किया जाता है निर्माण। 71% जो ऊर्जा बनती है, पूछा जाता है ये भी, कोयले से निर्मित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये फायदा है। नुकसान क्या रहेगा, यही है कोई चीज जलेगी तो वो क्या करेगी, प्रदूषण को बढ़ावा देगी, प्रदूषण इससे भी होगा कोयले से, और अगर प्रदूषण होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है कि इसकी अगर बात करें तो इसका जो परिवहन है कि जहां से ये निकला वहां से लाना ले जाना क्या होता है इसको, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी भारी होता है, कोयला वजन में भी भारी होता है, और अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है। तो ये इसके इस प्रकार से नुकसान थे। तो जीवाश्म ईंधनों में ही अगर आगे बढ़े तो कोयला हमारा हो गया। अब दूसरा हम लेते हैं पेट्रोलियम।
तो पेट्रोलियम का निर्माण भी इसी प्रकार से ही होगा, लेकिन ये कहां पर होगा, ये होगा जो तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र है वहां पर होगा और अवसादी प्रकार की चट्टानों में ही ये पाया जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पेट्रोल और पेट्रोलियम है दोनों अलग अलग चीज है। तो सबसे पहले जो तटीय क्षेत्र है अगर वहां पर इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है तो देखिए यहां पर दबा हुआ होगा क्या, पेट्रोलियम, जिसको कि क्रूड ऑयल कहा जाता है। ये एक काला गाढ़ा और चिपचिपा इस प्रकार का पदार्थ होगा, तारकोल के जैसा। तो इसको निकालेंगे किस प्रोसेस से, कल हमने पढ़ा था ड्रिलिंग के द्वारा। अब ड्रिल की जाएगी, इस चीज को बाहर निकाला जाएगा। जब ये बाहर निकलेगी तो इससे ही हमें क्या मिलेगा, पेट्रोल, डीजल और कई अन्य चीजें मिलेगी, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इस प्रकार से पेट्रोल निकाला जाएगा, ये आप समझ गए। तो पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो देखिए कि लैटिन भाषा का शब्द है, उससे मिलकर बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पेट्रोलियम जो है, सबसे पहले तो नोट करेंगे पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार के चट्टानों से मिलेगा, अवसादी चट्टानों से मिलेगा। पूछा जाता है, याद रखना है अच्छे से, अवसादी चट्टानों से मिला। और मैंने बताया कि ये बना हुआ है लैटिन भाषा के शब्द से। तो लैटिन भाषा में देखिए जो पेट्रा है इसका मतलब है शैल, पेट्रा प्लस में बना है ओलियम, ओलियम यानी कि तेल। तो क्या मतलब निकला इसका मतलब निकला शैल तेल, यानी कि चट्टान से निकला हुआ तेल। पेट्रोलियम का ये मतलब है। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो निकाला जाएगा यहां से अवसादी चट्टानों से, ये क्या होगा, कच्चा तेल। सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट इस प्रकार। तो कच्चा तेल क्या है, इसी की बात हो रही है, क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल जो है, अब इससे क्या निकला, अभी मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल, CRUD, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल को ही क्या बोलते हैं, देखिए अपरिष्कृत तेल भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा भारतीय भाषा में इसको शिलारस भी कहा जाता है। यह भी याद रख ले, कभी आ जाए शिलारस यानी कि यही शैल का तेल, ठीक है, शैल से निकला हुआ तेल। तो इस प्रकार से ये क्रूड ऑयल निकल गया। अब क्रूड ऑयल जो निकलेगा, अभी इसको क्या किया जाएगा, रिफाइनरी जो होती है यहां पर भेजेंगे इसको। तो रिफाइनरी में जाने के बाद क्या होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां पर तैयार होंगे। तो देखिए कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम से बनेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए देखिए डीजल बनेगा इससे। उसके अलावा बनेगा देखिए डीजल, पेट्रोल और उसके अलावा कैरोसिन यानी कि घासलेट, यानी कि वो जो तेल होता है मिट्टी का तेल, वो बनता है इससे। उसके बाद देखिए वैक्स बनेगा, मोम, उसके अलावा प्लास्टिक वगैरह भी, प्लास्टिक है, उसके अलावा वैसलीन है, इस प्रकार की ये चीजें बनेगी जो कि क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहे जाएंगे। और आप देख सकते हैं सब चीजों की वैल्यू कितनी अधिक है भाई। पेट्रोलियम की खुद की वैल्यू तो है ही है, उसके अलावा डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब चीजें जो हैं ये बहुमूल्य हैं, कीमती चीजें हैं। इनसे बहुत सारे काम होते हैं, व्हीकलों का चलना, सब कुछ, ठीक है। तारकोल भी मिलता है इससे, जो रोड वगैरह बनाने में काम आता है। तो ये जो पेट्रोलियम और पेट्रोल के जो प्रोडक्ट हैं इनको क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से काला सोना भी इसको कहा जाता है। नोट करेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा सोना, काला सोना। काला सोना क्या है, अगर ऑप्शन दे दे भाई, कोयला, उसके बाद देंगे आपको पेट्रोलियम, फिर और दो और दे देंगे। तो आप सोचोगे कोयला काले रंग का है, कोयला पर टिक नहीं करना है, पेट्रोलियम जो है वो कहलाएगा काला सोना। उसके बाद आप समझ गए हैं कि ये प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे कि इसका वितरण कहाँ है। जिस प्रकार से हमने कोयले का वितरण देखा, तो ये कहां पर पाया जाता है विश्व में। तो देखिए आपने सुना होगा ये जो है इराक ईरान यहां पर प्रमुखता से होता है। इराक, ईरान, उसके अलावा सऊदी अरब है और कतर, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। तटीय जो क्षेत्र है यहां से निकाला जाएगा, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र। तो भारत में भी क्या कहीं मिलता है पेट्रोलियम? मिलता है, एक दो जगह है, नोट करें कहां पर। एक तो है देखिए डिगबोई कहां पर है, असम के अंदर है। उसके अलावा देखिए जो मुंबई वाला क्षेत्र है, यहां पर बॉम्बे हाई,
उसके अलावा जो कृष्णा और गोदावरी नदी है, कृष्णा और गोदावरी नदी है, दोनों महाराष्ट्र से निकल रही है। तो यहां पर ये नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां पर डेल्टे का निर्माण करती है। तो जो जहां पर डेल्टे का निर्माण होती है, जो घाटियां जहां पर नीचे चट्टानें दबी हुई है, तो वहां से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये चीजें ध्यान रखनी है भारत के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा हुआ पेट्रोलियम। क्या इसके भी कोई फायदे नुकसान है, इस चीज को भी देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर फायदे की बात करें तो देखिए इसका जो परिवहन है, इसको यानी कि लाना ले जाना, ये क्या है, थोड़ा आसान है, हल्का रहेगा। कोयला जिस प्रकार से क्या है भारी मटेरियल, इसको लाना ले जाना थोड़ा कठिन कार्य है, इसका क्या होगा, थोड़ा उसकी तुलना में आसान रहेगा। उसके बाद देखिए जो रासायनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग या पेट्रोकेमिकल उद्योग, जो ऐसी इंडस्ट्री जो कि ये पेट्रोल से जो केमिकल निकल रहे हैं इसके ऊपर आधारित है, तो उनके लिए तो वरदान है, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद देखिए अब यहां पर अगर हानि की बात की जाए तो जो कभी कभार आपने सुना होगा कि समुद्र के अंदर ये जो तेल के टैंकर आ रहे होते हैं बड़े बड़े, या समुद्र का भाई जो जहाज है उसका खुद का टैंक है, इसमें क्या होता है कई बार जैसे रिसाव हो जाता है। अब रिसाव होने की वजह से तेल पूरे समुद्र में फैल जाता है। कई बार तो ये जो क्रूड ऑयल ला रहे होते हैं यही इसके टैंकरों में रिसाव हो जाता है, ये भी फैल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाती और जलीय जीव मरने लगते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति हो जाती है। अगर धरती पर कहीं पर बिखर गया, गलती से आग लग गई तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सुना होगा कई बार रिफाइनरी में आग लग जाती है तो कई कई दिनों तक तो बुझती भी नहीं है आग, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो यहां पर जो सबसे भयानक समस्या है वो है कि तेल का रिसाव। तेल का रिसाव होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी वो मैंने अभी आपको बताई। उसके अलावा जब इस तेल को जलाया जाता है, जैसे कि चाहे ये डीजल के रूप में जल रहा हो गाड़ी बसों में, या पेट्रोल के रूप में, या फिर कैरोसिन के रूप में, किसी भी रूप में जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तारकोल भी गर्म करते हैं, तो इनसे क्या है कि भाई खतरनाक गैस बाहर निकलती है जो कि पोल्यूटेंट ही है, प्रदूषक ही है वो। और वो क्या करेंगे, जब वो हमारे बादलों के अंदर जाएंगे वायुमंडल में तो प्रदूषण करेंगे। पहले तो ये नोट करें, प्रदूषण तो इससे होगा ही होगा, और प्रदूषक जो इसके पोल्यूटेंट है इसके अंदर वो क्या करेंगे, अम्लीय वर्षा जो होती है उसको, एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देंगे। ठीक है, ये करते हैं वृद्धि उसमें। तो इस प्रकार से ये हमारा पेट्रोल हुआ, ये समझ गए हम। तो तीन मैंने बताए थे, कोयला भी हो गया है, पेट्रोलियम, और उसके बाद है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का भी सेम यही प्रोसेस है, यहीं से निकलेगी। जहां पर आपका क्रूड ऑयल भरा हुआ है नीचे जो अवसादी चट्टानों के बीच में, परतों के बीच में, तो वहीं पर क्या है, परतों के बीच में ही जहां पर क्रूड ऑयल है उसके चारों तरफ गैस पाई जाएगी, जो कि कैसी होगी, वो इसी से ही बनी हुई होगी गैस, क्रूड ऑयल से ही, और ज्वलनशील होगी, जल सकती है वो इस प्रकार की। यहां पर चट्टानों के अंदर ही स्पेस होगा। तो ये देखिए लिक्विड है, ये अब ये लिक्विड है क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है। अब किसी वजह से यानी कि तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, इसका वेपराइजेशन होता है, भाप बनकर उठने की कोशिश करेगा। तो यहां पर और जगह तो है नहीं, तो क्या करेगा, वो गैस की फॉर्म में यहीं पर कैद रहेगा पानी के नीचे ही। जब क्रूड ऑयल को यहां से निकाला जाता है तो उसी समय ये जो अभी हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस, इसको भी क्या किया जाता है, यहां से निकाला जाता है। तो आप समझ गए हैं, इस प्रकार से निकलेगी, और कहां से, अवसादी प्रकार की चट्टानों से निकलेगी। सेम प्रोसेस है। अब इसके बाद अगर बात करें कि जब इसको बाहर निकालते हैं तो देखिए गैस को कंप्रेस करके क्या किया जाता है, सिलेंडर के अंदर भर लिया जाता है। उसको क्या कह देते हैं, इसी को ही प्राकृतिक गैस को सीएनजी कह देते हैं, यानी कंप्रेस्ड हो चुकी है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कह दिया जाता है। और ये जो सीएनजी आपने देखी होगी व्हीकल्स में डलती है, और पेट्रोल और जो ये हमारे डीजल हैं इनकी तुलना में ये सस्ती भी रहेगी, और प्रदूषण की बात करें तो वो भी कम रहेगा। तो देखिए इसका वितरण क्या है, कहां कहां पर ये ज्यादा यानी कि मिलेगी हमें प्राकृतिक गैस, तो तटीय क्षेत्रों में ही मिलेगी, जैसे कि रूस है, नॉर्वे, नीदरलैंड, उसके अलावा यूक्रेन वगैरह, यहां पर ये जो नेचुरल गैस है ये पाई जाएगी। भारतीय क्षेत्रों में कहां मिलेगी, वहीं मिलेगी जहां पर पेट्रोलियम होगा। उसके अलावा एक स्पेशल है, जैसे कि देखिए जैसलमेर, जैसलमेर में मिलेगी। ठीक है, याद रखना है, राजस्थान में है यहां पर। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि जो
बॉम्बे हाई था वहां पर भी, और जो मुंबई के आसपास की जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी मिलेंगे, नोट कर ले। उसके अलावा देखिए त्रिपुरा में मिलेगी, और मुंबई के आसपास के क्षेत्र हो गए, जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र था वहां पर भी मिलेगी। इसके बाद देखिए इसके फायदे की अगर बात की जाए कि क्या क्या फायदा होगा, तो इसका जो नेचुरल गैस है इसका परिवहन आसान होगा। परिवहन में क्या होगा भाई, पाइपलाइन के माध्यम से कहीं भी इसको भेज सकते हैं, तो परिवहन आसान है। मैंने अभी आपको बताया कि तेल की तुलना में और कोयले की तुलना में क्या है, ये स्वच्छ है, थोड़ी साफ है, प्रदूषण कम करेगी। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रदूषण कम। और क्या है, ये जो तेल है डीजल पेट्रोल वगैरह जैसे गाड़ियों में डलते हैं तो ये थोड़े महंगे रहेंगे। अगर सीएनजी की बात करें तो ये क्या रहेगी, थोड़ी किफायती रहेगी इसकी तुलना में, ये चीज याद रखनी है। तभी सीएनजी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन वो तो मकसद यही है कि प्रदूषण को कम करना। तो ये तो अभी हमने बात की प्राकृतिक गैस के बारे में। तो परंपरागत के अंदर एक और चीज है, उसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो अब बात करें जो तीसरा है, तो वो कौन सा है, जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसी विद्युत जो कि पानी की मदद से बन रही है। ये तरीका काफी पुराना है, काफी टाइम से बनता हुआ आ रहा है, इसीलिए इसको परंपरागत स्रोतों के अंदर रखा गया है। तो कौन सा है लास्ट हमारा, जल विद्युत। तो जल विद्युत का देखिए काफी योगदान है। विश्व के अंदर जितनी विद्युत का उत्पादन होता है, जितनी बिजली बनती है, उसकी अगर बात करें तो उसके अंदर देखिए एक चौथाई जो बिजली है, जो विद्युत है, वो कैसी है, पानी से बनी हुई। एक चौथाई भाग क्या है, जल विद्युत का है पूरे विश्व का। तो देखिए ये कहां पर वितरण तो देखेंगे इसका भी भारत के अंदर। उससे पहले देखिए ये काम कैसे करती है, कैसे बनेगी। तो आपको पता है कि पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, मल्टी प्रोजेक्ट डैम बनाए जाते हैं, जहां पर कि बिजली वगैरह का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर इस प्रकार से ये कोई डैम बना दिया गया है, ये डैम बन गया है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा कि वर्षा का जब जल आएगा तो उसको रोका जाएगा, यहां पर पीछे ये जल इकट्ठा होगा। इस प्रकार से ये जल यहां पर इकट्ठा हो गया, यहां पर पानी है। और क्या किया जाएगा, ये पानी इकट्ठा होने के बाद यहां पर दूसरी साइड में एक टरबाइन सेट किया जाएगा। टरबाइन यानी कि देखिए एक गोल घूमने वाला उपकरण, जो मोटर वगैरह जैसे घूमती है ना, उस प्रकार का। तो टरबाइन यहां पर सेट किया, यहीं से एक पाइप क्या है इसके अंदर छोड़ दी जाएगी पानी के लिए। तो जब पानी यहां से आएगा तो ये क्या करेगा, इस टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर चलेगा। अब हमारा जो जनरेटर होता है जो कि बिजली उत्पन्न करता है, वो भी तो यही करता है कि भाई वो घूमता है, लेकिन किसकी मदद से घूमता है, उसके अंदर डीजल डलेगा। अगर डीजल ना डाल के कोई चीज उसको अगर घुमा देगी ऐसे लगातार, तो क्या होगा, तो भी बिजली बनेगी। तो यहां पर सेम वही काम हो रहा है कि ये चीज को घुमाने के लिए टरबाइन को किसी ईंधन का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहां पर सिंपल तरीका है कि पानी जब बहुत तेज प्रेशर से आएगा तो इस टरबाइन को घुमाएगा, जब टरबाइन घूमेगा जनरेटर चलेगा और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो यहां पर हमारे जो बड़े बड़े पोल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो यहां पर क्या होगा, ये जो ऊर्जा है पावर ग्रिड के अंदर ये सेव हो जाएगी और यहां से घरों के अंदर पावर सप्लाई होगी। सिंपल सा प्रोसीजर है। क्या हुआ, ये जल विद्युत। अब जल विद्युत देखिए भारत में कहां विश्व में हर जगह की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं, हर जगह तकरीबन बनाई जाएगी। लेकिन एक चीज ये याद रखेंगे कि विश्व के अंदर सर्वप्रथम सबसे पहले जल विद्युत किसने बनाई थी, कौन से देश ने, तो वो नॉर्वे था। ये चीज याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। फर्स्ट कौन सा है, नॉर्वे। उसके बाद भारत का अगर एग्जाम्पल ले तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध है जहां पर की बिजली बनती है इस प्रकार से। उसके बाद है देखिए गांधी सागर बांध है, नागार्जुन सागर, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे उनके बारे में, बांधों के बारे में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो ये थे हमारे गैर परंपरागत स्रोत। अगर इसकी भी बात करें कि भाई क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो फायदे तो जैसे कि देखिए एक तो फ्री की क्या हो रही है भाई, बिजली बन रही है यहां से,
पानी जो यहां से निकल रहा है वो कोई खराब नहीं जा रहा, ये आगे जो पानी निकलेगा टरबाइन से होते हुए कृषि के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। उसके अलावा जो ये तालाब यहां पर बना है, डैम के अंदर जो इकट्ठा पानी है, पानी के अंदर विभिन्न प्रकार की मछलियां पाली जा सकती है, जो कि क्या करेगी, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देगी। लेकिन उसके अलावा नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान यही है कि जिस क्षेत्र के अंदर डैम बनाया गया है वहां पर देखिए थोड़ा खतरा सा बना रहता है कि जब ज्यादा वर्षा होती है, जैसे आप भाई केरल के अंदर बाढ़ आती है कई बार, तो बहुत ज्यादा वहां पर लगातार जब बारिश होती है तो क्या किया जाता है, जो डैम के गेट है उनको खोल दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी है जब लेवल बढ़ने लगता है खतरे के निशान तक, तो क्या किया जाता है, पानी को कम करने के लिए बांध के गेट खोल देते हैं, जिसकी वजह से नदियों में तेज बहाव हो जाता है पानी का। मात्रा बढ़ने से नदी दूर दूर तक फैलेगी, बाढ़ आ जाएगी उस क्षेत्र में। तो ये ऐसे नुकसान है इस प्रकार के, बाढ़ होगी। उसके अलावा लोग जो थे यहाँ पर, अगर डैम बनेगा तो वो लोग विस्थापित हो जाएंगे यहाँ से, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो ये थे हमारे गैर परंपरागत सोर्स। कल हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत सोर्स। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।